Hello friend, this is Akash and you are watching Akash Talk. So today our topic will be capitalism. Capitalism आज हमारा टॉपिक रहेगा। कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें हम तय करते हैं कि हमारे देश और समाज की आर्थिक स्थिति किस तरह से रहेगी। कैपिटलिज्म कोल्ड वॉर के दौरान रेलेवेंट था और कोल्ड वॉर के बाद तो और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, क्योंकि जो देश कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे उन्होंने भी कोल्ड वॉर के बाद किसी न किसी रूप में कैपिटलिज्म को अपनाया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होता है और उनका ऑपरेशन होता है सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना। ये हमारे एडम स्मिथ हैं, ही इज़ द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। यही मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक भी हैं और इन्होंने ही जीडीपी का कंसेप्ट दिया था। और इनकी एक फेमस कोट है जिसका मतलब ये है कि आप अपने रात के खाने के लिए किसी कसाई, शराब बनाने वाले या पकाने वाले के परोपकार का नहीं, बल्कि उनके खुद हमें ये सर्विस देने के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म का जैसे आप देख सकते हैं कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ये कुछ कैपिटलिज्म के फॉर्म्स हैं, जैसे कि कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब होता है अधिक से अधिक कैपिटल को एक जगह एक्यूमुलेट करना। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब होता है जब तक मार्केट में इनोवेशन या प्रोग्रेस नहीं होगा वो मार्केट कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती और न उस मार्केट में प्रॉफिट जनरेट होगा। प्राइस सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट की किस तरह से वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और कि कौन से पैरामीटर ऐसे हों जो उसकी वैल्यू को डिफाइन करें। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में एसेट्स या बॉन्ड्स ये सब आप खरीद सकते हैं और आप इंडिविजुअल उन पर आप क्लेम रख सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, आपके आइडियाज़ जो भी होंगे वो आपके अपने होंगे, कोई दूसरा उसको चुरा नहीं सकता। वॉलंटरी एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि हम बायर और सेलर दोनों एक दूसरे से फ्रीली ट्रांजैक्शन कर पाए। वेज लेबर का मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट से होता है। कैपिटलिज्म एक ऐसी मार्केट इकोनॉमी है जिसमें डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट ये ओनर जो होते हैं प्रॉपर्टी के उनके ऊपर निर्भर करती है और उन पर निर्भर करती है कि वे कितनी कुशलता से कैपिटल या प्रोडक्शन कर पाए और उनके जो प्राइस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए ये ज़्यादातर मार्केट में अंदर जो कंपटीशन होता है वही इसको तय करता है। कैपिटलिज्म के फॉर्म्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि लेजिस्फेयर, एनार्को कैपिटलिज्म, स्टेट कैपिटलिज्म, वेलफेयर कैपिटलिज्म। इसके बारे हम आने वाली में जानेंगे। और ये भी हम बताने जाते हैं कि कैपिटलिज्म के जो डिग्री है, कंपटीशन, मार्केट और रोल, इसमें किसी न किसी रूप में स्टेट ओनरशिप ये डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कैपिटल एसेट्स हैं, ये रेलवे हो, फैक्ट्री, माइंस या रोडवेज, ये इंडिविजुअल के द्वारा या एक कोई फर्म के द्वारा ये ओन हो सकते हैं और इसमें आप लेबर को हायर कर सकते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा वो प्राइवेट ओनर्स के हो सकता है, जिसमें प्राइस ऑफ द गुड वो हमारी मार्केट फोर्स ही तय करती है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कैपिटलिज्म ज़्यादातर ग्लोबलाइजेशन के दौरान ही ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि 19th सेंचुरी में हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसमें जो दुनिया भर की जो लूजली कनेक्टेड मार्केट थी वो एक दूसरे से जुड़ती चली गई और उन्होंने इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज किया। जैसे आप हम देख पा रहे हैं, एक ज़माने में गोल्ड भी कभी एक स्टैंडर्ड हुआ करता था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी ज़्यादातर वेस्ट में 1950 के बाद ही डेवलप हुई है, यानी कि कोल्ड वॉर एरा में। ये आप देख पा रहे हो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है 1963 की। और ये हमारे एक इकोनॉमिस्ट है डैनी रोड्रिक, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल थे। इन्होंने कैपिटलिज्म को 3 फॉर्म में बांटा है, जैसे कि कैपिटलिज्म 1.0, ये 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की बता रहा हूँ, जिसमें कि गवर्नमेंट का उस टाइम मिनिमल रोल था। फिर कैपिटलिज्म 2.0 आया, ये आया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, यानी कि कोल्ड वॉर एरा में, जिसमें कि कीनिज्म नाम की एक थ्योरी है, जिसमें कि गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इसमें मार्केट को रेगुलेट करने में थोड़ा बहुत रोल आ गया। फिर आफ्टर द कोल्ड वॉर कैपिटलिज्म 2.1 आया, जिसमें कि कॉम्बिनेशन हुआ एक अनरेगुलेटेड मार्केट्स का, ग्लोबलाइजेशन का और वेरियस नेशनल ऑब्लिगेशन बेस्ड स्टेट्स के, जैसे आज हमारे यहाँ चल रहा है। ये हमारी एक बुक लिखी है मिस्टर टॉर्बन इवर्सन एंड डेविड स्कॉट ने। ये डेमोक्रेसी को भी कैपिटलिज्म के दोनों म्यूचुअल सपोर्टिव बताते हैं। इन्होंने एक आर्गूमेंट भी की कि डेमोक्रेसी भी उन्हीं देशों में फल फूल सकते हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म होती है, क्योंकि लार्ज मिडिल क्लास डेमोक्रेसी की लक्ष्य है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का एक सब्स्टिट्यूट मिलता है और कैपिटलिज्म उनको ग्रो करने में मदद करती है, जिस तरह से ये वहाँ पे अराजकता और तानाशाही को रिड्यूस करके रखती है।
तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों म्यूचुअली सपोर्टेड है अकॉर्डिंग टू दीज ऑथर्स। अब हम टाइप्स देखेंगे कैपिटलिज्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि होता है एक एडवांस कैपिटलिज्म। एडवांस कैपिटलिज्म का मतलब होता है जिसमें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी फ्यू फॉर लार्ज फर्म्स के हाथों में रहती है। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जैसे कि इसमें फ्री या मिक्स्ड मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें कि ज़्यादातर डोमिनेंस हिरार्कियल होता है, जैसे कि बेटा उसके बाद उसका पापा, ये सब होता है। और फाइनेंस कैपिटलिज्म ये होता है जिसमें कि इंडिविजुअल या फैमिली शेयर्स आप रख सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसा आजकल हमारे यहाँ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है कैपिटलिज्म की, इसको बोलते हैं लेजिस फेयर कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है, ये प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये एंटायरली आपकी मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, क्या सप्लाई रहेगी, क्या डिमांड रहेगी। और इसी फॉर्म में हम मार्केट का एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन इसमें नहीं होती। ये एक बेस्ट फॉर्म है कैपिटलिज्म। एक सोशल मार्केट इकोनॉमी भी होती है, ये ज़्यादातर आपको नॉर्थ यूरोपियन या नॉर्डिक कंट्री से मिलेगा, जैसे कि फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मिलेगा। ये एक सोशल मार्केट इकोनॉमी है, एक मिक्स्ड मार्केट कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट का एक मिनिमम रोल होता है प्राइस को सेट करने के लिए, और गवर्नमेंट ही सोशल सिक्योरिटीज़, हेल्थ केयर ये सब आपको प्रोवाइड करती है। फिर आता है स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो लार्ज कॉरपोरेट फंड वो स्टेट ओन एंटरप्राइज होते हैं, जैसे हमारे कंट्रीज़ में भी PSUs होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि NTPC, ONGC, जिसमें एक लार्ज उनका शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। पर ये ज़्यादातर प्रॉफिट सीकिंग और कमर्शियल बेसिस पे होता है, और ये हमेशा गुड हेल्थ में रखी जाती है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जिस मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप होती है, और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, जो मार्केट फेलियर भी कभी कभी होती है तो उनको रिड्यूस रखने में ये मदद करती है। हमारे कंट्रीज़ में मिक्स्ड इकोनॉमी का ही चलता है चलन। ये आगे इको कैपिटलिज्म, यानी कि ये एनवायरनमेंट को देखते हुए बनाई गई है कि किस तरह से बड़ी फर्म्स पर गवर्नमेंट एक कार्बन टैक्स लगा सकती है, कि जिस तरह से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। ये भी अगेन एनवायरनमेंट को देख कर ही बनाई गई है, सस्टेनेबल कैपिटलिज्म इसको बोलते हैं। ये ज़्यादातर ह्यूमैनिटी और प्लांट, जिसमें कि ज़्यादा भारी दखल ना हो, और पॉलिसी इस तरह से बने कि हम अपने आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें एनवायरमेंटली। तो हम कैपिटलिज्म में कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपिटलिज्म के कुछ पिलर है जिस पर कैपिटलिज्म खड़ा है, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मतलब कि पीपल एक एसेट बाई कर सकते हैं, जैसे हाउस हो गया, स्टॉक या बॉन्ड। सेल्फ एब्जॉर्प्शन का मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। पीपल एक्ट इन परस्यूट, मतलब वो अपने इंटरेस्ट में ही चल सकते हैं। वेइंग मतलब कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब फिर मार्केट में एंटर और एग्जिट आप आसानी से हो सकते हो, जिसमें कि बहुत प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का भी सोशल वेलफेयर के बारे में ध्यान रखा गया है। और मार्केट मैकेनिज्म का मतलब मार्केट फोर्स ही प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन करेंगे, आप यह गवर्नमेंट उसमें डिफाइन नहीं कर सकती है। फ्रीडम टू पिक मतलब डिससेटिस्फाइड जो कस्टमर होता है, वो अगर आपसे डिससेटिस्फाइड है तो वो किसी और से अपना सामान ले सकता है। वर्कर्स आपकी उनके पास चॉइस है, आपकी कंपनी में काम करे, आपकी दूसरी कंपनी में काम करे दूसरे की। और इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक बेहतर स्कीम के लिए कहीं भी अपना पैसा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादातर काम होता है कि आप बिज़नेस के लिए सिर्फ एक एनवायरनमेंट तैयार करके दो और बिज़नेस को खुद फलने फूलने दो, आप उसमें कोई इंटरफेयर ना। और अब हम देखते हैं कुछ लोगों ने इस कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी की भी क्रिटिसाइज़ किया है। ये हमारे मिस्टर कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी द दास कैपिटल, और इनका ज़िंदगी का ज़्यादातर समय कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करने में गया है। और इनके द्वारा या इनके बहुत से समर्थकों द्वारा कैपिटलिज्म को एक एक्सप्लॉइटिव इन नेचर बताया गया है, क्योंकि इसमें आप वर्कर से ज़्यादा पैसे देकर कितना ही आप काम करा सकते हो। ये इन्होंने इसमें इनइक्वालिटी देखी है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और लेबर क्लास लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, तो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसमें देखी गई है। और ये बोलते हैं कि जैसे कि कैपिटलिज्म का मॉडल होता है ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना, मतलब ऑप्टिमाइज़ करना चीज़ों को, तो इससे एनवायरनमेंट भी हमारा जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कैपिटलिज्म के कुछ पॉपुलर क्रिटिक्स भी थे। किसी ने इसको एंटी डेमोक्रेटिक बताया कि इसमें ये पता है कि पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स द्वारा तैयार की गई एक पिक्चर है जिसमें मनी को सबसे ऊपर रखा गया है, उसके नीचे 3 लोगों को रखा गया है। और ये बहुत बताया गया इस पिक्चर से कि कैपिटलिज्म में ज़्यादातर पावर उनके हाथ में रहती है जिनके पास पैसा होता है। और इसमें इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी शिकायत आई है कि आप ज़्यादातर इंसेंटिव्स देकर वर्कर्स से ज़्यादा काम करा सकते हो। और इनके अनुसार कैपिटलिज्म को हम रिवोल्यूशन से या थ्रू पॉलिटिकल रिफॉर्म से भी हम कैपिटलिज्म को हटा सकते हैं।
तो ये सब ओवरऑल था कैपिटलिज्म के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।